8. सुहानी ने आंखें खोली और मेरी तरफ घूर के देखा। मैं मुस्कुराया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। हम दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई देने लगे। जाने कब मेरे बुझे हुए अरमानों में फिर से चिंगारी भड़की और मैंने उसकी लूज टी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। पागल क्या कर रहा है? यहाँ नहीं। अब तो जहां हो रहा है वहां होने दे मेरी जान। कब से तुझे मिस करके अपने हाथों की लकीरें मिटा रहा हूं। मैंने इतनी जोर से अंदर हाथ डाला कि ब्रा का एक हुक टूट गया। Oh, fuck, stupid. मुझे घर भी जाना है, ये सब मत कर। मुझे भी फील हुआ कि ये कोई अप्रोप्रिएट जगह नहीं थी ये सब करने की। मैंने उसे छोड़ दिया। फिर याद आया कि उस नशेड़ी के उठने का टाइम हो गया था, तो शाम को मिलना घर के बाहर। सुहानी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और शहर में रहने वाली ऑलमोस्ट नॉर्मल लड़की की तरह उसने भी अपनी टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर जाने क्या जादू किया कि बिना टी शर्ट उतारे ही उसकी ब्रा उसके हाथों में आ गई। अब ठीक है, बहुत लाइट फील हो रहा है। एक तरफ मेरा मिशन था और दूसरी तरफ मिशनरी पोजीशन। मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं क्या ना करूं। इतने में सुहानी ने मुझे धक्का दिया और वहां पड़े कुछ पुराने बॉक्सेस पर मुझे बिठा दिया। देख सु, हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं बाबू, कोई आ जाएगा। मुझे आज मत रोक प्लीज, आई मिस्ड यू सो मच। बट यहाँ तुम कंफर्टेबल तो हो ना? बहुत बोलते हो। अब इससे ज्यादा ऑब्जेक्शन करने में मुझे रिस्क लग रहा था कि कहीं सुहानी सच में ना रुक जाए। वो मेरे पास आई और मेरी गोद में बैठकर मुझे किस करने लगी। हम जिस गट्टे के डब्बे पर बैठे थे वो पिचकने लगा। मैंने डब्बे की परवाह ना करते हुए उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डाला तो मेरे हाथों को हेवनली फीलिंग आने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर बनी सीढ़ियों के पीछे हम जितना पॉसिबल था उतना रोमांस करने लगे। सुहानी ने मेरी पैंट खोल दी। तभी स्टेयर्स का दरवाजा खुला और अथर्व का सर दिखाई दिया। पार्थिव, तू है क्या यहाँ पे? सुहानी चौंक गई। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा। अथर्व बाहर से आया था। अंदर ऑलमोस्ट अंधेरा था, इसलिए उसे अंदर होता प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से अपनी जिद बंद की और सुहानी को उसकी ब्रा पकड़ाकर मैं गेट पर आया। क्या हुआ तुझे? भोसड़ी के तू यहाँ है? मैं सारे में तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गया। क्यों किए ऐसे फालतू काम? फोन दिलाया था ना, कॉल कर लेता। ओ हाँ, मोबाइल, मैं तो भूल ही गया था। सुन, वो साला नशेड़ी था ना, वो हरामी, वो चला गया यहाँ से। चला गया मतलब? ऐसे कैसे चला गया? मैं अथर्व के साथ बाहर निकलने वाला था कि मुझे याद आया कि सुहानी अभी ब्रा पहनने में बिजी थी। मैं रुक गया। क्या हुआ, रुक क्यों गया? चल ना। तू चल, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अबे 2 मिनट में क्या मैगी बनाएगा? चल ना, उसको ढूंढते हैं। भाई मेरे चूतिए, तू जा, मैं आता हूँ। 2 मिनट बाद गेट पे मिलता हूँ। हाँ जा। अथर्व मुझे उल्लुओं की तरह देखने लगा, फिर गंदी से स्माइल के साथ बोला, ओह अच्छा, अब समझा बेटे। सही है, लगा रहे, मैं देखता हूँ। उसके जाते ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा सुहानी रेडी हो चुकी थी। इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इसे अपने सिवा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं लगता। काम डाउन डार्लिंग, इधर आओ। नहीं, मुझे नहीं आना। मेरा कजन भी वहाँ अकेला बैठा वेट कर रहा होगा। अरे सुनना, रात को मिलने का कोई इंतजाम। सुहानी मेरी बात सुने बिना ही दरवाजा बजाती हुई चली गई। मैं उसे जाते हुए भी नहीं देख पाया। मेरा दिल हुआ कि मैं अकेले में जोर से चिल्ला दूं, और करो काम के समय दे धड़ाम। मैं भी गुस्से में दरवाजे को ड्रम की तरह बजाता हुआ डोर पर पहुंचा तो देखा अथर्व एक बैटरी रिक्शा वाले से बात कर रहा था। मैं उसके पास पहुंचा। इन भैया ने बताया कि वो साला पुराने वाले नाले तक इन्हीं की बैटरी रिक्शा में गया और बीच रास्ते में उतर कर आ गया। भैया आपको पैसे दिए उसने? मैंने जोर से चिल्ला के पूछा, पर तब तक बैटरी वाले भैया अपना मुंह में गुटखा ठूस चुके थे। अबे तुझे पैसे का क्या करना है? आ चल, नाले पे चलते हैं ना। पैसे का क्या करना है लाले, कि अगर उसने पैसे दिए हैं तो इसका मतलब उसके पास अभी भी माल है। रिक्शा वाले ने एक उंगली दिखा दी। एक क्या, 10 रुपए दिए? अबे चूतिए, 10 दिए होते तो 10 उंगली दिखाते ना। 100 रुपए दिए हैं, चल जल्दी। बैटरी रिक्शा वाले भैया के फेस पर मुस्कान आ गई। उन्होंने इशारे से हमें बैठने के लिए कहा। उधर हम धूप में धक्के खा रहे थे और इधर घर में मेरी मम्मी श्रेया के सो जाने के बाद ग्लास धो रही थी। हाय, कैसी कैसी लड़कियां हैं ये आजकल की। ये नहीं कि खुद ग्लास धो दे और मुझे आराम करने दे, पर नहीं, सारे काम मेरी ही जिम्मे है। मम्मी को अचानक डाउट हुआ कि जब मैं और अथर्व घर पर नहीं थे तो श्रेया यहाँ आई ही क्यों थी।
अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए वो किचन से फ्री होकर सीधे मेरे रूम में आई और एक एक सामान को उठा उठा कर कोई एविडेंस ढूंढने लगी। पर हमारे पास अब तक विजिटिंग कार्ड्स भी नहीं थे, तो उन्हें मिलता ही क्या। वो वापस श्रेया के पास गई और उसका मोबाइल चेक करने लगी, पर मोबाइल लॉक खोलना इतना आसान तो नहीं था, इसलिए मोबाइल छोड़कर वो श्रेया का पर्स चेक करने लगी। उधर घर में मम्मी की जासूसी चल रही थी और इधर हम 10 मिनट से भी पहले पुराने नाले पर पहुंच चुके थे। मैंने 10 का नोट निकाला और उनको पकड़ा दिया। रिक्शा वाले भैया ने वो नोट मेरी तरफ वापस पकड़ा दिया। क्या हुआ, 10 रुपए तो लगते हैं यहाँ तक के। वो फिर से एक उंगली दिखाने लगा। नहीं, 1 रुपए खुले नहीं है। भोसड़ी के वो 100 रुपए मांग रहे हैं, दे जल्दी। अबे ऐसे कैसे दे दूं, इतना सा तो रास्ता है। चिंदी चोर, वो निकल जाएगा हाथ से। यहाँ से पैदल गया है तो आसपास ही होगा। मैंने दिल पर पत्थर रखकर बैटरी रिक्शा को 100 का नोट दे दिया। तुम्हें पता है, आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी भी बैटरी रिक्शा ड्राइवर को इतना पैसा एक साथ नहीं दिया। लकी हो तुम भैया। अथर मुझे खींचकर नाले से साइड में बनी रोड पर ले जाने लगा। हाँ भोसड़ी के, तेरे 100 रुपए से ही तो वो अंबानी बनेगा ना। चल, शायद उस पार चला गया होगा। दिल्ली में ऐसे 10 नाले थे जिनके साथ में पतली सी रोड और रोड के दूसरी साइड में एक पार्क बना था। इस पार्क को पार करने के बाद आगे फिर एक रोड जा रही थी। उस रोड को क्रॉस करके फिर से नाले 7 की पतली गली कंटिन्यू हो रही थी। दोपहर के टाइम यहाँ इतनी गर्मी और बदबू थी कि कोई जिंदा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। 1 मिनट यार, इतनी गर्मी में वो आलसी आदमी सड़क पर क्यों रुकेगा। चल पार्क में चल के देखते हैं। अबे पार्क में तो बुढ़े लोग ताश खेल रहे होंगे ना। घंटा, आजकल बुढ़े लोग मोबाइल ऐप में ताश खेल लेते हैं घर बैठे बैठे ही। चल, यहीं कहीं नशेड़ी पड़ा होगा। पार्क वाकई खाली था। हम दोनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर पार्क की एक एक झाड़ी चेक करने लगे। अचानक अथर दूर से चिल्लाया, मोटे इधर आ। मैं खुश हुआ। क्या हुआ, नशेड़ी सोता हुआ मिल गया क्या? नहीं यार, पर इधर आ। मैं डिसअपॉइंटमेंट लेकर उसके पास आया। मुझे लगा था फिर से कोई चुतियापे की बात बताएगा। पहली गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। क्या हुआ, अनयूज्ड कॉन्डम दिख गया क्या? नहीं बे, यहाँ की मिट्टी देख। क्या देखो इस मिट्टी में, तुझे मिला ना दो इसमें। अबे ध्यान से देखना। मैंने ध्यान से देखा। अथर का डाउट सही लग रहा था। वहां की मिट्टी ऐसी थी जैसे अभी अभी किसी ने गड्ढा भरा हो। हम दोनों ने इधर उधर चेक किया और कुत्ते की तरह खोदने लगे। 2 मिनट बाद ही हम दोनों के फेस पर एक स्माइल आ गई। हमें एक लकड़ी का बॉक्स मिल चुका था। बहन की आंख, खोल जल्दी, देख कितना माल है। यह देखने में कोई ट्रेडिशनल बॉक्स लग रहा था। इसके ऊपर बने डिजाइन को देख के कोई भी कह सकता था कि इसमें पहले चूड़ी रखी जाती होगी। मेरे बॉक्स खोलते ही अथर की स्माइल गायब हो गई। ओ बेंचो, ये क्या ड्रामा है? बॉक्स के अंदर एक छोटा सा व्हाइट पैकेट पड़ा हुआ था। मेरा भी चेहरा उतर गया। ड्रग्स है ये किसी टाइप का। अच्छा, टेस्ट करके बता इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका रेट क्या मिलेगा? भोसड़ी के मैं डॉक्टर सालू के नहीं हूँ जो जीप से चाटू इसे। और इसका रेट नहीं, डेट मिलेगा, वो भी जेल जाने के बाद कोर्ट का। हमारी जमानत मुश्किल हो जाएगी। एक बात बता, पूरे बॉक्स में यही भरा होगा? हाँ? नहीं यार, बॉक्स तो थोड़ा गहरा लग रहा है। मैंने तुझे आधे अधूरे सेक्स से उठा लिया, इसीलिए तेरा दिमाग नहीं चल रहा है ना? हैं? क्या है? भोसड़ी के छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी पड़ रही है। क्या घंटे का ब्रेन कुमार है तू? अतर की बात में वैलिड पॉइंट था। सुहानी के जाने के बाद भी मेरा ध्यान सुहानी की ज्योग्राफी पर ही था। मेरे हाथ से बॉक्स छीनकर अतर ने उसकी टॉप लेयर हटाई। अब एक बार फिर हम दोनों के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि अंदर वाली लेयर में एक नोट का बंडल था और सोने के कुछ इयररिंग्स पड़े हुए थे। इस बॉक्स की तीसरी लेयर में एक गोल्ड का नेकलेस और कुछ कंगन रखे हुए थे। हमारे हाथ में खजाना लग चुका था। अभी हमें खुश हुए 10 सेकंड्स भी नहीं हुए थे कि पीछे से अमरीश पुरी जैसी दिल दहला देने वाली आवाज आई। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ?